गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने सांख्यिकी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। सांख्यिकी के अंदर अपने को टेबल बनानी थी, सारणी बनानी थी प्रश्नावली 14.2 के अंदर। 14.3 में आपको ग्राफ बनानी थी कि जो भी केंद्रीय जो भी आपकी जो सारणी है, चाहे वो खंडित सारणी हो, चाहे वो सतत सारणी हो, चाहे वो व्यक्तिगत सारणी हो, तो उसका अपने को ग्राफीय आलेख बनाना था। अब ग्राफ यहाँ पर संभव नहीं है समझाना, वो क्लासरूम में होते तो समझ सकते थे। तो मेरा मानना है कि बारंबारता, बहुभुज, ग्राफ, दंडालेख, आयतचित्र ये आपको दे रखे, तो इनका यहाँ पर अभी संभव नहीं है। इसलिए 14.3 को यहाँ पर अपन छोड़ दें और प्रश्नावली 14.4 के अंदर देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब उस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपके सिलेबस में 3 प्रकार के माप दे रखे हैं। एक तो समांतर माध्य जिसको औसत कहते हैं, एक माध्यक या माध्यिका, और एक आपका बहुलक। 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इन्हीं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक तो समांतर माध्य, एक तो समांतर माध्य। इस समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, औसत, और या फिर इसको केवल माध्य भी कहते हैं, इसको केवल माध्य भी कहते हैं। तो चाहे आप इसको समांतर माध्य कह दो, चाहे औसत कह दो, चाहे माध्य कह दो, बात एक ही है। इसको गणित के अंदर x बार से शो करते हैं, x बार, इसको x बार से शो करते हैं। तो समांतर माध्य कह दो, चाहे औसत कह दो, चाहे माध्य कह दो, बात एक ही है। उसके बाद एक दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आता है, वो आता है माध्य, माध्य या माध्यिका, माध्यिक या माध्यिका। और नंबर 3 आता है बहुलक, नंबर 3 बहुलक। इस तीनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे समांतर माध्य की, औसत की या माध्य। तीनों का मतलब एक ही है। तो इस समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंदर किस प्रकार से ज्ञात करें? इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को सारणियों का पता होना चाहिए। कल मैंने सारणियों के बारे में चर्चा की थी। सारणियां 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत सारणी, खंडित सारणी और सतत सारणी। अब तीनों ही प्रकार की सारणियों से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस के अंदर केवल व्यक्तिगत सारणी और खंडित सारणी से सवाल लगे हुए। खंडित सारणी से भी कम है, खंडित सारणी से भी सवाल कम है। सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको व्यक्तिगत सारणी से। तो व्यक्तिगत सारणी और खंडित सारणी से आपको सवाल तीनों के तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कैसे ज्ञात करें, और इस सारणी से भी तीनों के तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किस प्रकार से ज्ञात करें, ये अपने को देखना है। तो व्यक्तिगत सारणी और खंडित सारणी से समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, वो देखिए आप। सबसे पहले अपन बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में औसत की, कि औसत व्यक्तिगत सारणी में और खंडित सारणी में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो देखिए आप। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? समांतर माध्य की, औसत की या माध्य की, केवल व्यक्तिगत सारणी में। व्यक्तिगत सारणी, तो व्यक्तिगत सारणी से यदि आपको समांतर माध्य याद करना हो तो आप किस प्रकार से ज्ञात करें? ओनली व्यक्तिगत सारणी में। खंडित सारणी के ऊपर बाद में बात करेंगे। अब व्यक्तिगत सारणी के अंदर आप इस बात को जान
कि व्यक्तिगत सारणी में केवल और केवल मान आते हैं, मानों के अलावा कुछ भी नहीं आता, केवल और केवल मान आते हैं। अब उस मानों को अपन एक्स से शो करते हैं, जो भी आपके मान आते हैं उस मान को अपन किस चीज से शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यदि सब व्यक्तिगत सारणी से जो भी आपको मान होंगे, जितने भी आपके मान होंगे उन मानों का क्या कर लेना है, सबसे पहले योग कर लेना है। इन मानों का क्या कर लेना है, योग कर लेना है। योग करने के बाद आप व्यक्तिगत सारणी से समांतर बाध्य ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे सूत्र x बार, इसको क्या कहा जाता है, x बार। तो x बार बराबर सिग्मा x, जो भी आपके मान थे उन मानों का आप योग कर लें। जब आपने एक क्वेश्चन का सूत्र भी पहले पिछली कक्षाओं में सुना होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो उसी सूत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो राशियों का योग बटा राशि की संख्या, तो सिग्मा x ये अपने आप में मानों का योग है, प्रेक्षणों का योग है, राशियों का योग है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग करना, सिग्मा ये जो चिन्ह होता है ये होता है सिग्मा का चिन्ह, सिग्मा। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द सिग्मा, जिसका अर्थ होता है योग करना, जिसका अर्थ होता है योग करना। ये लैटिन भाषा का ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है योग करना। तो सिग्मा x अपॉन n, n का मतलब यहां पर मानों की संख्या, यहां पर n का मतलब क्या है, मानों की संख्या। n का मतलब मानों की संख्या, तो जितने मान होंगे उतने का अपने को भाग दे देना है, आपका समांतर बाध्य ज्ञात होकर के आ जाएगा। कौन सी सारणी से, केवल व्यक्तिगत सारणी से। तो व्यक्तिगत सारणी में तो केवल मान होते हैं, उन मानों का आपको योग करके और n का क्या दे देना है, बार, यानी कि राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। तो ये एक तरीके से x का मतलब राशि है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एक ही बात है। आओ एक सवाल लेते, व्यक्तिगत सारणी का एक सवाल लेते। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी ने, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में रन बनाया, 5 पारियों में रन बनाया और 5 पारियों में रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 पारियों के रनों का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए उस खिलाड़ी ने जो रन बनाया वो रन देखिए कितने कितने बनाया। मान लीजिए पहली पारी में रन बनाया 30, दूसरी में 35, तीसरी में 110, चौथी में 115 और पांचवी में 50। इस प्रकार से उन्होंने 5 पारी में रन बनाए। तो रन बनाने का आपको औसत ज्ञात करना है, रन बनाने का आपको औसत ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपको मान दे रखे ये तो x के मान कहलाएंगे, ये तो x के मान कहलाएंगे और इन मानों का आपको औसत ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले ही बोल दिया मानों की संख्या 5 है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा प्रश्न में, 5 पारियों के रन इस प्रकार से है। तो अपने पास 5 पारियों के रन दे रखे। तो देखिए, तो अपने को x बार ज्ञात करना है, समांतर बाध्य ज्ञात करना है। तो सिग्मा x यानी रनों का योग, या पर सिग्मा x का मतलब रनों का योग बटा पारियों की संख्या, n का मतलब पारियों की संख्या। तो n का मतलब पारियां कितनी थी, वो तो अगर प्रश्न में दे रखी है तो ठीक है, अगर प्रश्न में नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बालों की संख्या भी कितनी है, 5 है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इनका योग लगाओ, इनका योग लगाएंगे, योग लगाएंगे 30 प्लस 35 प्लस 110 प्लस 115
प्लस 50 बटा पारिया कितनी थी 5 थी, पारिया कितनी थी 5 थी। हल करो इसको 30 और 35 65 और 175 180 और 290 और 340, तो इनका योग होता है 340। भाग जो है इसका 5 का x बार आएगा, क्या आएगा x बार। काट देंगे 5 से 30 और 5 8 40। तो इस पारियों का जो औसत रंग था वो 68 था, यानी कि यहाँ पर औसत के किसी बंटन का, किसी सारणी का एक ऐसा मान होता है जो सारणियों को 2 भागों में बांटता है। जो कुछ मान उससे माध्य से कुछ मान कम होते हैं और कुछ मान उससे ज्यादा भी होते हैं, तो वो एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, एक मध्य मान है अपने आप में। जो हमारे सारणी को 2 भागों में बांटते हैं, जो प्रश्न के अंदर जो मान दे रखे उससे कुछ माध्य से कुछ मान कम होंगे तो कुछ मान उससे ज्यादा नहीं होंगे, वो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य औसत एक ही बात है, इसको x बार से शो करते हैं। और व्यक्तिगत सारणी भी यदि आपको x बार ज्ञात करना है तो जो भी मान दे रखे उन मानों को जोड़ो और उतने का ही क्या दे दो, बांध दे दो। व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात होकर के आ जाएगा। आइए एक सवाल और लेते हैं। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दिए गए 5 टेस्ट के, 10 में से प्राप्तांक आए उसके 5 8 9 10 और 6। ये 5 टेस्टों के अंदर 10 में से उसके प्राप्तांक दे रखे हैं, तो आपको इनके प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। आपको प्रत्येक टेस्ट का आपको औसत ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बार ज्ञात करना है, तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब जो भी आपके प्राप्तांक आए थे उन प्राप्तांकों का योग करना है, और कितने टेस्ट के थे, कितने में से थे उससे कोई मतलब नहीं। अपने को 10 में से थे, 20 में से थे, अपने तो टेस्ट के नंबर बताने। प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना अपने को। तो देखिए 5 + 8 + 9 + 10 + 6 12। अब पारियों की संख्या कितनी थी, टेस्टों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का। आप सबसे पहले योग करो, योग करेंगे 5 और 8 13, 13 और 22, 22 और 10 32, 32 और 6 38, 38 बटा 5 भाग देंगे तो 5 से 30, 5 7 35 और 5 से 30, तो x बार इक्वल टू 7.6। इसका मतलब उस व्यक्ति के उस विद्यार्थी के 10 में से 7.5 नंबर तो कम से कम आते ही आते थे औसत। तो औसत यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, केवल औसत यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो इसलिए x बार में ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। कौन सी सारणी से, व्यक्तिगत सारणी से। तो आओ मैं समांतर माध्य के कुछ सवाल आपको बताता हूँ। जो आपकी प्रश्नावली जो आपकी 14.4 है, उस 14.4 के अंदर एक तो पहला सवाल जो कि समांतर माध्य का है वो करना है, दूसरा आपको ज्ञात करना है, और बाकी आपको इसके अंदर उदाहरण दे रखे हैं समांतर माध्य की, तो आपको इनके उदाहरण भी ज्ञात करने हैं। उदाहरण भी आपको समांतर माध्य के आपको उदाहरण दे रखे हैं,
उदाहरणों को भी आपको करना है और देखना है कि व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक बात ध्यान रखना है कि समांतर माध्य के अंदर सारणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसको कोई आगे और विकल्प में जमाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी आपको मान दे रखे हैं उन मानों को आपको जोड़ना है और जोड़ करके उतने का ही क्या दे देना है, मान दे देना है। उतने का ही मतलब जितने की मान है, जितने की मान है तो उतने का ही अपने को क्या दे देना है, मान दे देना है। अच्छा, एक बात, समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद आप समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है कि इस सारणी का जो मान है उन मानों को देखना है कि समांतर माध्य से कितने मान तो छोटे हैं समांतर माध्य से और कितने मान बड़े हैं। तो उससे क्या होगा, एक बात समझ में आएगी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर जो समांतर माध्य बाध्यिका जो बहुलक आता है वो सारणी को कैसे दो भागों में बांटता है। बांटना नहीं है, आपको केवल देखना है कि जो हमारा समांतर माध्य आया वो सारणी को दो बराबर भागों में कैसे बांट रहा है, केवल इतना सा देखना है अपने को। बाकी समांतर माध्य के सवाल अपने को करने हैं तब देखेंगे कि व्यक्तिगत सारणी से माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये समांतर माध्य आपको खंडित सारणी से बताएंगे कि खंडित सारणी से भी समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।